टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। सुपर टेट की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम विभिन्न जो मनोविज्ञानी हैं, दार्शनिक हैं, उनकी अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे। जबकि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि मनोविज्ञान का विकास किस तरह से हुआ, कब उसे आत्मा का विज्ञान कहा गया, कब उसे चेतना का विज्ञान कहा गया और कब उसे क्रियाओं का विज्ञान कहा गया। ये 5-6 अवधारणाएं थी, वो आपने पिछले वीडियो में देखी है। अगर कोई छात्र ये पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो इससे पहले वाला जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आप देख लेना और उसके बाद ये देखना, ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर होता रहे। देखिए, आदमी इस वाले पूरे चैप्टर में किस तरह से आदमी सोचता है, उसने कैसे सोचना आरंभ किया, इसका हम अध्ययन करेंगे। और प्लस फिर किस दार्शनिक ने कौन सी पुस्तक लिखी है और उसकी अवधारणा क्या है, इस बात का हम जिक्र करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो सकें। देखिए, शुरुआत में जो दार्शनिक है, हमारे जो दार्शनिक हैं, उनका जो केंद्र बिंदु कौन है? प्रकृति है और आपका ईश्वर है। हमने पहले बताया था कि आपका जो आरंभिक बिंदु था जो आदमी का सोचने का, क्योंकि प्रकृति के आसपास रहता था और उसने सबसे पहले सोचा प्रकृति के बारे में और ईश्वर के बारे में। यानी आरंभिक जो उसकी चेतना थी, आरंभिक जो ज्ञान था, दर्शन का जो आधार था, वो ईश्वर था और प्रकृति थी। इस पहले दर्शन को आदर्शवाद कहा गया है और इसमें कहा गया है कि ईश्वर सत्ता में मनुष्य विश्वास करता है, दर्शन का आधार ईश्वर है और मन और विचार के जो जिससे व्यक्ति व्यवहार करता है, कोई कार्य करता है, उसका भी बेसिक कंसेप्ट जो है वो ईश्वर ही है। अर्थात ईश्वर की मर्जी से ही मन और विचार उत्पन्न होते हैं, व्यवहार का आदमी करता है और रिएक्शन करता है, कर्मों का फल जो है वो ईश्वरीय सत्ता में ही निहित है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़े, समय बीता और दर्शन थोड़ा परिपक्व हुआ, तो एक प्लेटो हैं, दार्शनिक हैं, नाम सुना होगा बहुत, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी अपनी रिपब्लिक। और इस रिपब्लिक वाली पुस्तक में इन्होंने बताया कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता चला जाता है, जैसे उसकी आयु बढ़ती है, उसकी प्रकृति, उसके स्वभाव, उसकी रुचि अवस्था के अनुसार बदलती चली जाती है। ये बात इन्होंने अपनी पुस्तक में कही, रिपब्लिक में। इन्होंने कहा कि बालक की आयु जैसे जैसे बढ़ती है, उसकी रुचियाँ, विचार, इच्छा और अन्य मानसिक योग्यताओं में अंतर आता जाता है। प्रत्येक अवस्था की कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। आपने देखा होगा, छोटा बच्चा रहता है, शैशवावस्था में वो अंतर्मुखी होता है और जैसे बढ़ता जाता है, आगे उम्र बढ़ती है, वो बाह्यमुखी होता जाता है। शुरुआत में वो अपनी चीज़ शेयर करना नहीं चाहता, सारी चीज़ अपने पास रख लेता है और बाद में वो शेयर करने भी लगता है। तो मैंने आपको ये बताया कि ये सब विचारों का जो आधार है आरंभ में हो चुका था। 18वीं शताब्दी में रूसो एक दार्शनिक है और चूंकि रूसो स्वयं प्रकृतिवादी हैं, कैसे प्रकृतिवादी हैं, तो इनके विचार भी प्रकृति से मिलते जुलते होंगे। इनका जो विकास की अवधारणा भी प्राकृतिक यानी नेचुरल ढंग से होगी। तो वो क्या कहते हैं कि पूर्व चिंतन जो है कि जो मनुष्य का जो आदर्शवाद है, ये भैया ऐसे नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि जो ईश्वर और मनुष्य की जो अवधारणा है उस पर थोड़ा सा पहले बार जो प्रहार किया वो किसने किया? रूसो ने किया। और रूसो ने इसको आधार बनाया प्रकृति को। जैसे पहले क्या था, पहले प्रकृति और ईश्वर था, अब केवल क्या रह गया? प्रकृति रह गया। और उन्होंने कहा कि बालक में जन्मजात प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? प्रवृत्ति होती है और विकास उसकी मूल प्रवृत्तियों के अनुसार ही होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि बालक में जन्मजात प्रवृत्ति होती है और विकास उसकी मूल प्रवृत्तियों के अनुसार होना चाहिए। ये कथन किसका है? रूसो का है। और ये कथन इन्होंने अपनी एक पुस्तक एमिल में दिया है। किसमें दिया है? ये उनका जो विचार है एमिल में है, ये एमिल में है। ये कहते हैं कि जब जब हम प्रकृति से दूर होते हैं, बुराइयां उत्पन्न होती हैं। यदि बालक को अच्छा बनाना चाहते हो तो उसे प्रकृति के अनुसार विकास के अवसर दीजिए। तो ये जो एमिल नामक पुस्तक में मानव विकास के अनुसार शिक्षा के स्वरूप का वर्णन इन्होंने किया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण बुक्स है, ये पूछी जा सकती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो समय आ गया 18वीं सदी का, 18वीं सदी में आए पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने बाल विकास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया था और उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्याख्या भी की थी और बाल विकास का दृष्टिकोण नितांत प्रकृतिवादी बताया। क्योंकि स्वयं ये प्रकृतिवादी थे तो इनका जो सिद्धांत भी है प्रकृति पर ही डिपेंड करेगा। उनका क्या कहना था कि जिस तरह बीज में
विकसित होने की शक्ति छिपी हो रहती है, ठीक उसी प्रकार बालक में भी विकास करने की क्षमता होती है, नेचुरल है। एक जो बीज है, एक बीज अगर वृक्ष बनकर के लोगों का कल्याण कर सकता है, उसी प्रकार एक बच्चा भी विकास होकर के इस समाज की सेवा कर सकता है, समाज को नया स्वरूप प्रदान कर सकता है, समाज को उससे भी फायदा हो सकता है। जैसे एक बीज में छिपी हुई शक्ति है, उसी प्रकार प्रत्येक बच्चे में एक छिपी हुई शक्ति होती है। एस्ट्रोलॉजी ने कहा कि बालक की जो मूल प्रवृत्तियां, रुचियां, योग्यताएं, अभिवृत्तियां आदि पर विशेष ध्यान दिया है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा उसका आंतरिक विकास होता है। इसके बाद अगले जो शिक्षा मनोविज्ञानी है वो आपके कमेनियस है। इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इनका भी यथार्थवादी ये दार्शनिक थे और इन्होंने ये कहा कि बालक का जो विकास है वो आंतरिक होता है। इन्होंने कहा बालक का विकास अंदर से माना है। कमेनियस कहता है कि बालकों के विकास की एक निश्चित एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है। ये पूछ लेता है कि बालकों के विकास की एक निश्चित एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया, ये कथन किसका है? तो ये कमेनियस का है। और मानव जीवन के विकास की 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई। पहली शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और युवा अवस्था, ये 4 अवस्थाएं बताई हैं। अब आते हैं फ्रोबेल पे। फ्रोबेल का जो सिद्धांत था वो विकासात्मक सिद्धांत था और इनके सिद्धांत का आधार भी साइकोलॉजी थी। यानी इन्होंने जो अपना जो डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था वो साइकोलॉजी की दृष्टि से दिया। उसमें उन्होंने संवेगों को ध्यान दिया, मूल प्रवृत्तियों को ध्यान दिया। देखना, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया है, मैं उस दृष्टिकोण से बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो विकास होता है तो उसमें साइकोलॉजी मनोविज्ञान है, उसमें फ्रोबेल कहते हैं कि जो हमारे अच्छे संवेग होते हैं उस परिदृष्टि में जब विकास होता है तो व्यक्ति तेजी से विकसित करता है। अर्थात बच्चे को उसकी परिस्थिति के अनुसार, उसके अनुकूल परिस्थिति के अनुसार अगर बढ़ने दिया जाए तो उसमें विकास तेजी से देखने को मिलता है। फ्रोबेल ने बाल विकास के क्रम की ओर संकेत किया और बताया कि शिशु किस प्रकार प्रौढ़ता की ओर विकसित होता है। इनके सिद्धांतों को क्या कहा गया? क्रियावादी, यानी फ्रोबेल के सिद्धांत को क्रियावादी सिद्धांत कहा जाता है। विकासवाद की प्रमुख प्रणेता है डार्विन, जिन्होंने ये कहा था योग्यतम की उत्तरजीविता रहती है। जो योग्य रहेगा वो अपना विकास कर ले जाएगा, वो जीवित रह जाएगा, और जो प्रकृति से अनुकूलन नहीं कर पाएगा वो जाति प्रजाति नष्ट हो जाती है। तो इन्होंने जो अपना जो सिद्धांत दिया था, जीव शास्त्रीय सिद्धांत दिया था। और शिक्षा मनोविज्ञान में इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है बायोग्राफिकल स्केचिंग इन्फेंट, ये पूछी जा सकती है, डार्विन की पुस्तक है। इस बार मारिया मॉन्टेसरी ने 4 अपनी पुस्तक दी, 4 पुस्तक दी हैं, है तो उनकी पुस्तक बहुत ज़्यादा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है द सीक्रेट ऑफ द चाइल्डहुड, व्हाट यू कैन नो अबाउट योर चाइल्ड, और द डिक्शनरी ऑफ द चाइल्ड। मारिया मॉन्टेसरी का भी जो स्वरूप था और उनका दृष्टिकोण था बालक के लिए वो भी यथार्थवादी था। वो खेल की प्रवृत्ति को, जैसे फ्रोबेल और संगीत को ज़्यादा ध्यान में देते थे। उन्होंने कहा कि प्रकृति के नज़दीक रह करके खेल और संगीत के माध्यम से बच्चे का विकास अगर हम करते हैं तो उसमें प्रवृत्तियाँ, उसका व्यवहार, उसकी रुचियाँ एक अनोखे रूप में प्रकट होती हैं। वो अपने मैक्सिमम लक्ष्य की ओर बढ़ता है। ये सिद्धांत जो दिया था वो आपकी मारिया मॉन्टेसरी ने दिया था। इसी समय स्टेनले हॉल है, इन्होंने बाल विकास का अध्ययन करने के लिए एक संस्था बनाई और उस संस्था का नाम था बाल कल्याण संगठन। ये पूछी जा सकती है संस्था कि स्टेनले हॉल ने कौन सी संस्था का निर्माण किया, तो उनका है बाल कल्याण संगठन है। मेंडल ने, जिन्हें अनुवांशिकी के जनक हैं, उन्होंने बाल विकास की उन्होंने व्याख्या की है और उन्होंने व्याख्या अपनी वंशानुक्रम के आधार पर की है। एक चैप्टर है आपका CDP का, जो आपका UP टेट में आपने पढ़ा होगा, पर्यावरण और वंशानुक्रम। बच्चे का जो विकास होता है वो तो वंशानुक्रम पे तो डिपेंड करता ही करता है, साथ ही इन्वायरमेंट पे भी, जो उसका आसपास का जो वातावरण है, परिवार का, समाज का, समूह का और स्कूल का, उस पर भी डिपेंड करता है। तो इस तरह से शिक्षा मनोविज्ञान में काफ़ी कुछ बदलाव आ रहा था और इसका फ़ायदा आज हम लेते हैं, हमारी शिक्षा पद्धति को मिलता है और ट्रेनिंग के माध्यम से ये सारे सिद्धांत आपको बताए जाते हैं ताकि आप अच्छे से अच्छे सिद्धांतों को, विधियों को, सामग्री को प्रयोग करते हुए बच्चे को सर्वोत्तम दिशा की ओर बढ़ाएं। अब देखिए, इसी क्रम में विकास की हम सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं तो हमें जीन पियाजे की परीक्षण के आधार पर पुस्तक मिली हमें, और ये पुस्तक कौन सी है? बालक की भाषा और विचार,
बालक की संसार के बारे में अवधारणाएं और बालक का नैतिक निर्णय, ये भी इस साल आपसे पूछी जा सकती हैं। और जानते हैं कि जीन पियाजे ने अपना जो सिद्धांत दिया था वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था। इन्होंने अपना जो आधार था वो संज्ञानात्मक विकास माना। और संज्ञानात्मक सिद्धांत का आपने पढ़ा होगा यूपी टेट में में कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो वो आपका जीन पियाजे ने दिया है। लेकिन यहाँ मैं जीन पियाजे की बात जो 3 पुस्तकों की चर्चा कर रहा हूँ, एक है बालक की भाषा और विचार, यानी जीन पियाजे ने भी एक दिया था कि किस तरह से उनकी लैंग्वेज और थॉट प्रोसेस जन्म लेता है। साथ ही जो संसार के बारे में बच्चे की क्या अवधारणा है, किस तरह से वो सोचता है संसार के बारे में, और बालक की अपनी नैतिक निर्णय क्या होते हैं, इसका मतलब इन 3 बिंदुओं को केंद्र मान करके उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी जो यहाँ लिखी हुई हैं। 1926 में बालक की भाषा एवं विचार, 1929 में लिखी बालक की संसार के बारे में अवधारणाएं और बालक की नैतिक निर्णय है। अब देखिए, ये जो मैं प्रश्न आपको बताया, तो इसमें मैंने आपको सबसे पहले आदर्शवाद बताया, चिंतन बताया, किस तरह से मनुष्य ने सोचना आरंभ किया। तो ये बताने का कारण ये था कि बच्चे भी उसी प्रकार सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, उन्हें कैसी उनकी थिंकिंग होती है आरंभ में, एक टीचर को ये ज्ञान होना आवश्यक है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपसे क्विज कराऊंगा। ये पहले जो परिचय जो मैंने बताया था, 2 वीडियो बनाए हैं मैंने, तो इन दोनों वीडियो से संबंधित मैं आपकी क्विज कराऊंगा। और जो तीसरा वीडियो होगा इसमें हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।